आज फिर एक नए चैप्टर के साथ में अपन शुरुआत करते हैं। वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की बात करें तो आहार नाल का ही पार्ट बताया था अपन ने। इससे पूर्व अपन ने अध्ययन में अंदर माउथ पढ़ लिया था, बकल कैविटी पढ़ ली थी, फेरिक्स पढ़ ली थी, ओइसोफेगस पढ़ लिया था और स्टमच पढ़ लिया था। उसके बाद में जो अपने पास में छठा टॉपिक आता है वो अपना आता है इंटेस्टाइन, आंत्र। जबकि अपन ने आहार नाल की लंबाई की टोटल जो बात की थी वो 7 से 8 मीटर की थी, जिसके अंदर केवल इंटेस्टाइन आंत्र का जो भाग होता है वो 7.5 मीटर का होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर बात करें सुविधा की जो दृष्टि होती है उससे इंटेस्टाइन को दो भागों में बांटते हैं। पहला है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, दूसरा जो भाग है वो अपना है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम बड़ी आंत भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये छोटी होगी और बड़ी आंत्र तो इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, छोटी आंत्र का जो व्यास होता है वो कम होता है, जबकि बड़ी आंत्र का जो व्यास होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए इनकी लंबाई, छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है जबकि बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। छोटी आंत की लंबाई की अगर अपन बात करें तो इसकी टोटल जो लंबाई होती है वो 6 मीटर की होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर की होती है, 1.50 मीटर की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को भी सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में डिवाइडेड कर देते हैं। फर्स्ट जो पार्ट आता है इसका वो आती है ग्रहणी, जिसे इंग्लिश में अपन डिओडेनम भी कहते हैं। ग्रहणी की बात करें तो यह छोटी आंत का सबसे प्रारंभिक भाग है। ठीक है, सीधी सी बात करें इसकी जो लंबाई होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसकी आकृति की बात करें तो यू शेप्ड भी दिखाई देती है और सी शेप्ड भी दिखाई देती है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की वाहिनियां आकर खुलती है, एक होती है पित्त वाहिनी और एक होती है अग्नाशयी वाहिनी। पित्त वाहिनी की बात करें तो यहाँ से पित्तरस का स्राव होता है और अग्नाशय वाहिनी से अग्नाशयी रस का स्राव होता है। ठीक है, पित्तरस जो स्रावित करके एक थैलेनुमा संरचना होती है पित्ताशय, जिसे गोल ब्लैडर भी कहते हैं, यहाँ पर पित्त को संग्रहित कर देता है। स्रावित करके पित्ताशय के अंदर इसे संग्रहित कर देता है, जिसकी जो संरचना होती है वो थैलेनुमा होती है। सीधी सी अगर एक बात करें तो अपने पास में ये एक सी शेप्ड ग्रहणी है, यहाँ से पित्त वाहिनी आ रही है, यहाँ से अग्नाशय वाहिनी आ रही है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक एम्पुला ऑफ वाटर का निर्माण कर लेती है या उसे बना लेती है। एम्पुला ऑफ वाटर की बात करें तो ये किस लिए बनाती है कि अर्थात यहाँ से तो क्या आएगा, पित्तरस आएगा और यहाँ से क्या आएगा, अग्नाशयी रस आएगा, जो यहाँ पर संग्रहित हो जाती है। अर्थात जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाती है वैसे वैसे ग्रहणी के अंदर ये रसों का स्राव करती जाती है। ऐसा नहीं है कि एक साथ रसों को भेज दिया जाता है। ठीक है, दूसरी में अगर बात करूँ और पाचन की जो क्रिया है वो लगभग ग्रहणी के अंतर्गत संपन्न हो जाती है। दूसरी में अगर इसकी बात करूं ग्रहणी छोटी आंत के भाग की तो उसे अपन कहते हैं मध्य आंत। और मध्य आंत्र की जो लंबाई की मैं बात करूं तो वो 1 मीटर की होती है। भाग जो होता है नलिकाकार होता है। इसके अंदर बचे हुए शेष भोजन का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। थर्ड में बात करूं यहाँ पर क्षुद्र आंत्र होती है। ठीक है, क्षुद्र आंत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर केवल अवशोषण की क्रिया होती है और क्षुद्र आंत्र की जो लंबाई होती है वो 1.75 मीटर के समथिंग होती है। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो अपने पास में दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र की बात करें तो क्षुद्र आंत्र जो होती है पीछे की ओर बड़ी आंत्र में खुल जाती है। व्यास अपेक्षाकृत क्या होता है, इसका अधिक होता है, जिसके कारण इसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो पहले भी अपन बात कर चुके हैं 1.5 मीटर के समथिंग होती है। ठीक है, बड़ी आंत्र को भी 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट जो भाग होता है उसे हम
सीकम कहते हैं। सीकम की बात करें तो क्षुद्र आंत्र और बड़ी आंत्र के बीच में क्या जो संधि स्थल बनाता है उन्हें सीकम कहते हैं। सीकम की बात करें तो यहाँ पर एक हुकनुमा प्रवर्ध पाया जाता है या हुकनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। ये मनुष्य के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। अगर मनुष्य के अंतर्गत इसकी लंबाई बढ़ जाती है तो उसे ऑपरेशन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम आम भाषा में बात करें तो अपेंडिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो भाग होता है वो वृद्ध आंत्र होता है। लंबाई की मैं बात करूं तो 110 सेंटीमीटर होता है, अकुंडलित होता है और उल्टे यू आकार का होता है। ठीक है। दूसरी बात करें संरचना की, थैली समान होती है अर्थात थैली नुमा होता है। ठीक है। अनुलंब पेशियों का इसके अंदर बैंड पाया जाता है जिन्हें हम टिन्नी भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा की भाग की बात करूं तो वो होता है मलाशय। मलाशय की बात करें तो बड़ी आंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है। लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 16 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है, या 16 से 20 सेंटीमीटर का ये भाग बनाता है जो मल त्याग के अंतर्गत काम आता है, अर्थात अपचित भोजन को बाहर निकालने के काम आता है। ठीक है। इसके अलावा अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और पार्ट की गणना की थी, उसे अपन ने पाचक ग्रंथियों का नाम दिया था। पाचक ग्रंथियों की बात करें तो यहाँ पर पाचक ग्रंथियाँ भी 3 भागों में बटी होती है। एक होती है लार ग्रंथि, दूसरी होती है यकृत ग्रंथि और तीसरी जो होती है वो होती है अग्नाशयी ग्रंथि या अग्नाशयी वाहिनियाँ। लार ग्रंथि की मैं बात करूँ तो मुख गुहा के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है। 3 भागों में बटी होती है, ये भी बही स्रावी प्रकार की होती है। ठीक है। पहले इसके अगर मैं बात करूं तो पहला जो भाग होता है इसका वो कर्ण पूर्व होता है, जो कान के पीछे की ओर पाया जाता है, बाह्य कर्ण के पीछे की ओर पाया जाता है और कृतनक दांतों के समीप खुलता है। दांतों की अगर अपन ने बात की थी तो वो मुख गुहा के अंदर अपन ने कर ली थी। 4 प्रकार के अपन ने दांत बताए थे। दूसरे जो भाग की मैं बात करूं तो अब चिबुकीय होता है, सब मैंडुलरी होता है। अब चिबुकीय की अगर मैं बात करूं तो ये जो लार ग्रंथि होती है वो ऊपरी तथा निचले जबड़े के समीप आकर खुलती है। ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अधोजिह्वा होती है। अधोजिह्वा की अगर मैं बात करूं तो ये जिह्वा के नीचे पाई जाती है। ठीक है। लार ग्रंथियों का जो श्रवण होता है वो लार कहलाता है। लार के अंदर एक प्रकार का एंजाइम भी पाया जाता है जिसे हम टाइलिन एंजाइम कहते हैं। टाइलिन जो एंजाइम होता है वो स्टार्च का पाचन करता है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा यकृत की मैं बात करूं तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। भार जो होता है उसका 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है। 2 प्रकार की पालियाँ पाई जाती है इसके अंदर, 2 भागों में बटी होती है। एक दाईं पाली होती है और एक बाईं पाली होती है। ठीक है। दाईं पाली जो होती है थैलेनुमा पित्ताशय के नुमा संरचना होती है, जैसे अपन ने पहले भी बात कर ली थी कि पित्ताशय के अंदर पित्त रस को स्रावित किया जाता है और जो ग्रहणी के अंदर आकर खुलती है। ठीक है। इसके अलावा यकृत के चारों ओर कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी ऊतकों का भी आवरण पाया जाता है, जिनके अंदर एक प्रकार का कैप्सूल पाया जाता है जिसे गिल्सन कैप्सूल कहते हैं, जो और प्रत्येक पाली के अंदर यकृत कोशिकाएं पाई जाती है जो किसका निर्माण करती है, पित्त रस का निर्माण करने का कार्य करती है। थर्ड अगर अपन बात करें तो थर्ड जो अपने पास में है वो है अग्नाशय। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय का जो रंग होता है वो गुलाबी रंग की होती है। दूसरी बड़ी पाचक होती है, सबसे बड़ी दूसरी बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। आकार अनियमित होता है, कोमल होती है
और गुलाबी रंग की होती है। ये दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होते हैं जो रक्त के अंतर्गत शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि से अपने पास में क्षारीय अग्नाशयी रस का स्राव होता है। जैसा कि अपन ने पहले भी बात की थी, ये जो अग्नाशय रस होता है और जो पित्तरस होता है वो ग्रहणी के अंतर्गत कार्य करते हैं, अर्थात अपनी छोटी छोटी धीरे धीरे मात्रा के अंदर पहुंचकर भोजन को गलाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अपना जो चैप्टर होता है एनाटॉमी का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे डाइजेशन की, डाइजेशन किस प्रकार से